हेलो क्लास टेंथ, स्वागत आप सभी लोगों का K2 मैथ्स से क्लास टेंथ पर। तो स्टूडेंट, हमने जो है पिछले क्लासेस में आपका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण शुरू किया था, जिसकी एक्सरसाइज हम 4.2 को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था और हमने एक सीखा था कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, पिछले उसको हमने वीडियो का पार्ट 1 बनाया था। ठीक है, जिस किसी ने वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, या प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन नंबर 2, देखो बचा कौन सा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इतने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनमें क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन इस प्रकार देखा है। ठीक है, फिर आपको इसमें द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, उस समीकरण निकालने के बाद उनके मूल निकालने। ठीक है, जो मूल होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उन संख्याएं, जैसे यहाँ पर संख्याएं निकालनी है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज की भुजाएं निकालनी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके 4 नंबर में और 6 नंबर में जो है बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। ठीक है, आपका उदाहरण नंबर 1 कहाँ है, अब इसको हम ढूंढेंगे। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में उदाहरण नंबर 1 कहाँ है उसको हम ढूंढेंगे और उसमें जो भी समस्याएं देखी हैं, जो भी हमें क्वेश्चन देखे हैं, उनको हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 1 में जाता हूँ मैं। ठीक है, स्क्रॉल करके मैं जा रहा हूँ उस क्वेश्चन पर। ठीक है, और जिस किसी ने भी पिछली क्लास नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका उदाहरण नंबर 1 यहाँ पर देखो कहीं यहीं पे होगा द्विघात समीकरण उदाहरण नंबर 1। ये देखो, ये आपका उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें आपको 2 क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन है, इन दोनों को हमको करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों को इसी क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सॉल्व करना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में या आपके हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहला है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, ये वाला और ये नीचे कुटीर उद्योग वाला। ठीक है, देखो इसमें क्या कर रखा है, इन लोगों ने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। देखो आधा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रखा है। ठीक है, इनने इसमें क्या कर रखा है, एक द्विघात समीकरण निकाल रखा है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण इसमें देखो इनने निकाल रखा है। ठीक है, हमको कहना है द्विघात समीकरण का मूल निकाल के उन कंचे निकालने हैं और नीचे क्या करना है, दूसरे वाले में खिलौनों की लागत की रुपये निकालने। ठीक है, जितने खिलौनों की लागत आ रही है उसको इस समीकरण के द्वारा निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्व इसलिए करेंगे ताकि एग्जाम में जो अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कॉपी में और जो है वहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, आपका जो है इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखो एग्जाम्पल 1 का 1 है। देखो क्वेश्चन कर रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको देखो एग्जाम्पल में ढूंढना है। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन है, खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की कुल संख्या का गुणनफल 124 है। जब 5-5 कंचे खो देते हैं तब उनके पास क्या है, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, देखो इसमें आधा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पूरा इसलिए सॉल्व करने वाले हैं ताकि जो है हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या। ठीक है, माना जॉन के कंचों की करेंगे संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, जॉन के कंचों की संख्या हमने क्या मान लिया, बराबर x। क्या मान लिया, x। ठीक है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी मान ली, x। तब दूसरा व्यक्ति कौन है, जीवंती। ठीक है, दूसरी व्यक्ति है जीवंती। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल कंचे कितने हैं, टोटल कुल कंचे भी लिख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊपर लिखना पड़ेगा कुल कंचे। ठीक है, कुल कंचे कितने हैं, 45। ठीक है, 45 आपके कुल कंचे हैं। तो कह रहा है हमने क्या कर लिया, माना जॉन के कंचों की संख्या x मान ली, तब जीवंत की कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, जितने जॉन के कंचे हैं। ठीक है, 45 में से इसको घटा देंगे। ठीक है,
कुल कंचे कितने हैं 45, उसमें से अगर हम जॉन के कंचों को घटा देते हैं, जॉन के कंचे कितने x, ठीक है, उसको हम घटा देते हैं तो कितने तो आपका जीवंती के कंचे यहाँ पर निकल जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए, जब वे दोनों क्या कर रहे हैं, 5-5 कंचे खो दे रहे हैं, ठीक है। जब वे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, 5-5 कंचे क्या कर रहे हैं, खो देते हैं, ठीक है। उनके 5-5 कंचे खो जा रहे हैं ना, ठीक है। तब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, तब जॉन के पास कंचों की संख्या, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पूरा इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे इसका आधा सॉल्यूशन जो है आपका चैप्टर में दे रखा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, देखो पहले जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी थी, x थी, ठीक है। अब इसने 5 कंचे खो दिए, 5 इसने खो रखे, 5 जीवंती नहीं खो रखे, ठीक है। तो इसने 5 खोए तो कितने में से, इसके x में से 5 कम हो जाएंगे, ठीक है, x में से 5 कम हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया ना। सेम चीज़ जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसके पास कितने कंचे थे, 45 माइनस एक्स, ठीक है। कितने कंचे थे, 45 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से क्या करेगी, 5 को खो देगी, ठीक है, 5 को खो देगी, क्या करेंगे, 5 कम कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 45 में 5 लगेगा तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है, ये वाला और ये वाला। आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा था, जब वे 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है, जब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा था प्रश्न, आप देखिए कह रहा था, जब वे 5-5 कंचे खो देते हैं तो उन संख्याओं का गुणनफल, 5-5 कंचों खोने पर जॉन के पास कितने हैं कंचे, x माइनस 5, ठीक है। 5 कंचे खोने की बात की सिचुएशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ ऊपर आप ध्यान नहीं देना, ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 कंचे खोने की बात की सिचुएशन कर रहा है, ठीक है। जब 5-5 कंचे खो देते हैं तब बचे कंचों का संख्याओं का गुणनफल, तब बचे कितने कंचे बचे जॉन के पास, x माइनस 5 गुणा जीवन के पास कितने बचे, 40 इंटू 40 माइनस एक्स का गुणनफल 124 से कह रहा है। गुणनफल मतलब आपस में मल्टीप्लाई करके 124 आने वाला है, ये कह रहा है, ठीक है भाई। इतना सा आपको समझने की जरूरत थी, ठीक है। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा ना भाई, इतना समझने की जरूरत थी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। एक्स गुणा 40 से तो आपका हो जाएगा 40 एक्स गुणा माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक्स गुणा माइनस 5 गुणा 40 से तो माइनस 40 पंचे 200, और माइनस की गुणा माइनस से चिन्ह प्लस 5x, ठीक है, इक्वल टू 124। अब देखिए एक काम करेंगे, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, ये काम करेंगे, इस बार इस वाले इक्वेशन को इस साइड लेंगे, ठीक है, बराबर के इस साइड लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। इधर 0 बच जाएगा और सबको हम उधर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 40x, ठीक है, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, सारे चिन्ह जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। मैं अगर इसको इधर लेके आ सकता था, लेकिन इसको इधर लेके आ सकता, लेकिन ये जो आपको माइनस चिन्ह इसको हमको हटाना पड़ता है ना, ठीक है, इसको हटाना पड़ता तो आपको फिर बाद में समझ में नहीं आता, ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा, इसको इस बार उधर ले गया, ठीक है। उधर ले जाने पर सारे चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे, प्लस का 40x से माइनस 40x हो जाएगा, प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर आपका प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 200 आपका प्लस का 200 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 5x और प्लस का 124 यहाँ पर पहले से ऑलरेडी है। अब देखिए, अब आगे देखिए, 0 बराबर, देखो इसको मैं पहले लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर देखो माइनस का 40x माइनस का 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 45x, ठीक है। अब देखिए प्लस का 200 प्लस का 124 कितना हो जाएगा, प्लस का 324, ठीक है, 324। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। इसको सही रूप में लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है। इधर 0 हम इधर 0 कर सकते हैं इसको, ठीक है, उल्टे रूप में ले, हमने इसको उल्टे रूप में लिख लिया, ठीक है। ये बन गया द्विघात समीकरण। इतना क्वेश्चन आपका जो है बुक में सॉल्व किया था ना, इतना सॉल्व किया था, और मैंने कैसे सॉल्व हुआ वो पूरा आपको बता दिया, ठीक है, किस प्रोसेस से सॉल्व हुआ आपको बता दिया। आप क्या करेंगे, सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में
हमने द्विघात समीकरणों के मूल निकालना सीखा था, ठीक है। सेम यहाँ पर भी गुणनखंड विधि द्वारा इनके हम ये निकालेंगे, मूल निकालेंगे, ठीक है, इनके मूल निकालेंगे, ठीक है। सेम चीज़ करने वाले हैं। जिस किसी ने भी अगर वो पहले आप जिस किसी ने भी क्लास नहीं देखी है तो क्वेश्चन नंबर 1 को पहले जरूर देख लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, हम लिखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, ठीक है, हल करने पर। देखो गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं, क्या करते हैं, मैंने उसमें बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, कितना है यहाँ पर गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई है, 1 से, उसकी गुणा किससे करते हैं, लास्ट वाली संख्या से, 324, उसके 324, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 324 के क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करते हैं। ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आपका 45 आना चाहिए, आपका 45 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत आसान तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको उस क्लास को देख सकते हैं, तब जाकर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी आपसे सॉल्व भी हो पाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई है, 1 से ना, तो 1 की गुणा किससे करते हैं, लास्ट वाली संख्या से, 320। अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड, जैसे पहला गुणनखंड होगा आपका 324 गुणा 1, 320 कम 324 ना। अब इसमें 1 जोड़ेंगे 325, एक घटाएंगे 323, लेकिन हमको क्या लाना है, 45 लाना है, तो हमको ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो इस प्रकार हम फैक्टर लंबे करते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 करते करते तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसके आसपास पहुंच जाएंगे, इसके आसपास देखो 45 कैसे आ सकता है, 35 में 10 जोड़ोगे 45 आ सकता है ना, 35 10 45, तो हम क्या करेंगे, 35 10 गुणा 10 कर लेंगे, 35 10 में कितना होता है 35। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे इसके आसपास पहुँचते हैं, 350 ना, तो हमको 324 लाना है, तो यानी इसके आसपास ही होने वाला है, ठीक है। मैं इसको तो अब इसको 36 में अगर 9 जोड़ता हूँ तभी 45 होता है ना, 26 गुणा 9 कर लेते हैं, तो 9 छक्के 24, 9 छक्के 54, 5 9 3 27 और 5 है 32, देखो 324 आ गया ना, यानी एक फैक्टर इसका 36 गुणा 9 होने वाला है। देखो ये 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आपका हो जाएगा, ठीक है, 36 में 9 जोड़ेंगे आपको 45 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसके पहले पास पहुंचना पड़ता है, ठीक है, इसके पास पहुंचना पड़ता है। कैसे पहुंचना पड़ता है, इस संख्या को देखकर, जैसे मैंने कहा 35 में 10 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, तो 35.350 इसके आसपास पहुंच गया। फिर मैंने इसमें यहाँ एक कम करा, एक बढ़ाया, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी कम हो जाएगा, ठीक है। 36 गुणा 9 कर लिया मैंने, 324 यहाँ पर हो गया, ये वाला फैक्टर आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख लेंगे 45 को कैसे लिखेंगे, 36 धन 9, क्योंकि 36 में 9 जोड़ेंगे क्या होगा आपका 45 होगा, इंटू में एक्स प्लस का 324। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले देख लेना, ठीक है, इसका पार्ट 1 देख लेना, इसके बाद आपको नीचे को सॉल्व करना बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसको खोल देंगे, माइनस की गुणा 36 से, तो -36, माइनस गुणा प्लस से -36 हो गया, इंटू में एक्स है, ठीक है। अब माइनस गुणा प्लस से चिन्ह का माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस का 324, ठीक है, इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ गया होगा ना, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर पहला कॉमन इससे ले लेंगे, दूसरा कॉमन इसमें से लेंगे, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। देखो यहाँ से मैं एक्स से कॉमन लूँगा, यहाँ से एक्स ही कॉमन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से एक्स ही कॉमन आ सकता है, क्योंकि दोनों में एक्स सेम है ना, तो यहाँ से एक्स ही कॉमन आ सकता है, और कोई संख्या है नहीं, तो इसलिए एक्स ही कॉमन आ सकता है। अंदर बचेगा एक्स माइनस 36, अंदर बचेगा एक्स माइनस 36। सेम चीज़ देखो यहाँ बाहर 9 कॉमन ले लो, ठीक है, अंदर क्या बचेगा एक्स बचेगा आपका, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, माइनस का 36 बचेगा आपका, इक्वल टू 0। कैसे बचेगा, क्योंकि 36 गुणा 9, अभी हम 36 गुणा 9 क्या कर चुके हैं, 324 कर चुके हैं, ठीक है। 36 गुणा 9 हम 324 अभी हम यहाँ पर कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया, ठीक है। ये चीज़ और ये चीज़ आपकी क्या होती है, सेम आती है। देखो -9 की गुणा एक्स से -9x, और माइनस की गुणा माइनस से, तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का, और 36 नम्मा 324, ठीक है, 36 नंबर कितना होता है 324 होता है, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर चेक भी करते रहेंगे कि क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए x -9, अब एक तो x -9 ले लीजिए, ठीक है, एक इन दोनों में से ले लीजिए, x -36 इक्वल टू 0। यदि अब पहले इसको 0 मान लो, x -9 इक्वल टू 0,
तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार यदि x बराबर 36 सॉरी x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 36 होगी। ठीक है, आप देखो, आप समझने की बात हो रहा है यहाँ पर, x की 2 मान निकल गए, x की 2 मान निकल गए। ठीक है, और x हमने हमारे यहाँ पर x क्या है, x हमारा जॉन के पास कंचों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पर x की जो भी वैल्यू है वो जॉन के पास कंचों की संख्या है, लेकिन यहाँ पर जॉन के पास तो दो संख्या आ चुकी हैं, एक 9 एक 36। ठीक है, अगर इसमें से एक माइनस होती तो उसको तो हम पूरे काट देते, तो दूसरे वाले मान को ले लेते, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो हमको दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों को लेके समझना पड़ेगा। हम लिखेंगे जब x बराबर 9। ठीक है, जब x बराबर 9, जब हम इस वैल्यू को ले रहे हैं। ठीक है, जब इस वैल्यू को ले रहे हैं, जब x बराबर 9 तो जॉन के पास कंचे कितने रहेंगे, तो जॉन के पास कंचे रहेंगे आपके कितने, x है ना, तो x के 9, तो जॉन के कंचे लिखो, डायरेक्ट शॉर्ट में लिखो। ठीक है, जॉन के कंचे कितने रहेंगे, 9। ठीक है, तब ये यहाँ जीवंती के कंचे कितने बचेंगे, तब जीवंती के कंचे बचेंगे आपके, जीवंती के कंचे बचेंगे आपके कितने बचेंगे, 45 माइनस एक्स। जीवंती के कंचे कितने थे, 45 में से पूरे में से हम जॉन के कंचों को हटा दे रहे थे ना, तो 45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस एक्स, एक्स कितना आपका 9, 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। देखो, जब जॉन के पास, जब हम एक्स से बराबर 9 ले रहे हैं, ठीक है, तो जॉन के पास 9 कंचे बचेंगे, 9 कितने कंचे होंगे, 9 कंचे होंगे, सॉरी। ठीक है, तब जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे, 45, टोटल में से 9 घटा देंगे, 36 कंचे बचेंगे। लेकिन जब हम एक्स बराबर 36 लेंगे, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन हैं, दोनों प्लस है, इसलिए दोनों को लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, इस बार जॉन के कंचे कितने जाएंगे, इस बार जॉन के कंचे हो जाएंगे आपके 36, क्योंकि उसके पास उसके पास कंचों की संख्या कितनी थी, एक्स थी ना। तब जीवंती के कंचे कितने जाएंगे, 45 में से एक्स घटा देंगे, एक्स इस बार कितना है 36, 45 माइनस 36 इक्वल टू 9। ठीक है, तो तब जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 9 होंगे। देखो, जब जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे, लेकिन जब जॉन के पास 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि किसके पास कितने कंचे हैं। ठीक है, ऐसा पूछा भी नहीं गया कि किसके पास कितने कंचे हैं, कोई फिक्स है नहीं ना, तो 2 वैल्यू हैं, दोनों वैल्यू को रख के करना पड़ेगा। अगर यदि इनमें से एक नेगेटिव आता है तो नेगेटिव तो कंचों की संख्या हो नहीं सकती, तो उसको हम पहले ही काट देते हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसलिए हमने इनको दोनों को लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका पहला जो है एग्जाम्पल का पहली स्थिति आपको सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, बढ़ते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन की तरफ। इसी एग्जाम्पल का अगला देखिए, कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। ठीक है, एक कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने। ठीक है, मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा, 55 में से क्या करेंगे, एक दिन में जितने भी खिलौने जो है आपके बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके खिलौने बन रहे हैं उनको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर जितना भी। ठीक है, 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बन रहे हैं, ठीक है, जितने भी खिलौने बनेंगे उसको 55 में से घटा देंगे, तो आपके क्या निकल जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लेना। ठीक है, तो किसी एक दिन कुल लागत 750 रुपये थी। ठीक है, किसी एक दिन कह रहा है कुल निर्माण लागत 750 थी, तो क्या करना है, हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या करनी है, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हम उसी प्रकार करेंगे। देखो आधा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर रखा है। ठीक है, आधा सॉल्व किया है, हम सॉल्व इसलिए करेंगे ताकि हमको पूरा समझ आ जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना उस दिन पूछ कर रहा है खिलौनों की संख्या, हमें खिलौनों की संख्या निकालनी है ना, तो उसको एक्स मान लेंगे। माना उस दिन खिलौनों की संख्या बराबर कितनी थी, एक्स थी। ठीक है, बराबर एक्स थी, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, इसलिए लिखेंगे, आगे लिखेंगे, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक
खिलौने की निर्माण लागत, मतलब एक खिलौने बनने में कितना पैसा लगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में फिर से पढ़ना। क्वेश्चन में देखा था कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, यानी 55 में से क्या करना है, 55 में से एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं एक्स, उसको घटाने से प्राप्त हो रही है। यानी ये चीज़ कह रहा है यहाँ पर, यानी उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत जो है 55 में से एक दिन में बने खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त हो रही है। भाई इतना समझ आ गया ना, इतना सबको यहाँ पर समझना था। ठीक है, क्वेश्चन से बनना था। अतः अब क्या निकालेंगे, अतः उस दिन क्या कुल निर्माण लागत, ठीक है, रुपयों में, किस में होती है, रुपयों में होती है ना, रुपयों में। समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मैं अभी और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उस दिन कुल निर्माण लागत जो है रुपये में निकालेंगे। ठीक है, रुपये में देखो, उस दिन ठीक है, हमको क्या करना है, कुल निर्माण लागत रुपये में निकालनी है। देखो, खिलौनों की संख्या और गुणा क्या करेंगे कि एक खिलौने के निर्माण में कितनी लागत लग रही है, 55 माइनस एक्स लग रही है। कितनी लग रही है, 55 माइनस एक्स लग रही है, यानी एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा ना। एक बार आप फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि खिलौने की संख्या हमको निकालनी है, तो हमने क्या मान लिया, उस दिन खिलौने की संख्या एक्स थी। ठीक है, तो एक विशेष दिन पूछा, उस दिन का मतलब एक विशेष दिन। ठीक है, एक विशेष दिन पूछा था, खिलौनों की संख्या क्या थी। ठीक है, हमने मान लिया उस दिन खिलौनों की संख्या एक्स थी। ठीक है, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या होगी। अब हम क्या निकालेंगे, उस दिन हमने एक्स से तो संख्या इतने तो हमने खिलौने बना लिए। अब प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौने बनने में कितने पैसे लग रहे हैं उसको तो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वेश्चन में कह रहा था कि क्या करना, 55 में से कह रहा था, 55 में से निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त हो रही है। ठीक है, प्राप्त हो रही है कह रहा है, क्वेश्चन को समझो बेटा। तो 55 में से कितने खिलौने निर्मित हो रहे हैं, एक्स निर्मित हो रहे हैं, तो एक्स को हमने यहाँ पर घटा दिया है। इतना समझ आ गया ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, तो कुल निर्माण लागत, क्या निकालेंगे, कुल निर्माण लागत, यानी कुल कितने खिलौने बन रहे हैं एक्स, और निर्माण लागत कितनी है, 55 में से एक्स घटाने पर निर्माण लागत निकल ले, तो इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे ना। लेकिन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको समझना जरूरी है। निर्माण लागत 750 रुपये थी। देखो, लास्ट प्रश्न में लिखा है। ठीक है, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अतः इसका मतलब ये हुआ कि इसके इक्वल टू हम 750 लिख देंगे। ठीक है, यानी एक्स इंटू, ठीक है, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750 रुपये थी। बस इतना कहना चाह रहा है। ठीक है, अब ये आपका बन गया, एक समीकरण बन गया। इसको अब नीचे को हम सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, एक्स ही गुणा 55 से 55 एक्स ही गुणा माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, देखो इस बार माइनस का एक्स स्क्वायर इधर है, माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, इसको हमको प्लस करना होता है। तो क्या करेंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे। ठीक है, इस वाले को इधर ले जाएंगे, तो इधर तो आपका 0 बच जाएगा, इधर आपका 0 बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा आपका 750। इसको सब उधर ले आ रहे हैं। ठीक है, माइनस 55 एक्स, ठीक है, चिन्ह चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, 750 पहले से था आपका, प्लस 55 एक्स था, माइनस 55 एक्स हो गया, और प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो 0 बराबर, हम इसको एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का क्या लिख लेंगे, माइनस का 55 एक्स लिख लेंगे, प्लस का 750। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। इसको उल्टे रूप में लिख लेंगे, उल्टा रूप कर लेंगे, इसको मतलब घुमा देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 उधर ऐसे ले लेंगे उल्टे साइड में। ये आपका बन गया था द्विघात समीकरण। ठीक है, इतना जो है एग्जाम्पल में हमको कराया गया था। ठीक है, इससे आगे हमको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इससे आगे हमको खुद सॉल्व करना है। अब आगे देखिए, आप क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहला वाला सॉल्व किया था, सेम उसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, किससे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, यहाँ पर ले देंगे गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का गुणांक करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक करेंगे
ठीक है, गुणांक देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का पहले गुणांक देखेंगे कितना है 1, उसकी गुणा किससे करेंगे, उसकी गुणा करेंगे लास्ट वाली संख्या से। देखो यहाँ पर लास्ट वाली संख्या से, ठीक है, कितना लास्ट वाली संख्या 750, 750 गुणा 1 तो बराबर कितना हो गया 750 हो गया ना, 750। अब हमको क्या करना है 750 के करने फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 55 आ जाने चाहिए। ठीक है, देखो पहला आपका 750 गुणनखंड होता है 750 गुणा 1, ठीक है, जो मेन होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ 750 गुणा 75 गुणा 10, 75 से 750। लेकिन हमारा क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 10 आना चाहिए। 75 से 10 अगर मैं घटाता हूँ तो 65 आता है, लेकिन यहाँ पर 55 है। ठीक है, तो इससे भी नहीं सॉल्व नहीं हो रहा है। एक आपका और होता है, ठीक है, देखो 30,330 गुणा 25, यहाँ पे आता है 30 गुणा 25, ठीक है, 30,300, 25 नाम 0 और 25 से 75, ये हो जाएगा, ये वाला 750 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार गुणनखंड होते हैं। क्या क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पर संख्या भी जोड़ते रहेंगे। देखो 30 और 25 55, 30 और 25 कितना हो गया 55 हो गया ना, तो 30 और 25 मैंने चेक करा, ठीक है 750 हो गया। तो इस संख्या भी जोड़ते रहना और चेक भी करते रहना। ठीक है, मैंने 75 और 10 घटाया तो 65 हुआ, तो इससे नहीं हो रहा था तो मैं और नीचे आ गया, मुझसे क्या करें और नीचे आ गया ना। यहाँ पर मैं 45 गुणा 10 भी कर सकता था, 45 55 होता ना, लेकिन 45 450 होता है, लेकिन उससे भी काम नहीं बनता ना। तो इस प्रकार हमें चेक करते रहना पड़ता है, वही वाला गुणनखंड लेना पड़ता है जिसको गुणा करने पर 750 आए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर, देखो यहाँ पर 30 में से 25 घटाता हूँ तो 5 आता है, लेकिन 30 से 25 जोड़ता हूँ तो 55 हो जाता है। तो ये वाला जो गुणनखंड हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर गुण फैक्टर करने पड़ते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 1 आप जरूर देख लेना। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55 को हम ले देंगे 30 प्लस 25, क्या ले देंगे 30 प्लस 25, ठीक है, 55 को इंटू में एक्स, ठीक है, प्लस का 750 इक्वल टू 0। इतना समझ आ गया ना। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर, देखो माइनस की गुणा प्लस से तो -30 इंटू में एक्स, ठीक है, माइनस की गुणा प्लस से तो चिन्ह -25 इंटू में एक्स प्लस का 750 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे चेक करेंगे कि सही सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा। देखो -30 और -25 जोड़ोगे तो -55 होगा, तो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ऐसे आप चेक भी करते रहना। ठीक है, अब देखो एक कॉमन इसमें से लेंगे, एक कॉमन इसमें से लेंगे। देखो इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 30x में से क्या कॉमन आ सकता है, जो दोनों में सेम है। देखो एक्स सेम है ना, तो और संख्या कोई सेम नहीं है, संख्या आगे एक है और यहाँ 30 है, तो खाली एक्स से कॉमन आ सकता है। तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा और -30 बच जाएगा। देखो एक्स गुणा एक्स से एक्स स्क्वायर और एक्स गुणा -30 से -30x, सही है ना। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी लानी है। ठीक है, यहाँ पर लानी है तो बाहर सेम सीधा है, बाहर 25 कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ अंदर एक्स बच जाएगा 25x। और हमने अभी गुणा किया था 25 गुणा 30, 25 गुणा 30 हमने अभी करा था, कितना हो रहा था 750 हो रहा था ना, तो इसी जगह ले दो -30 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो इक्वल टू 0। देखो 30 गुणा 25 कितना होता है 750 होता है, हमने अभी फैक्टर यहाँ पर करके देख रखा था। और माइनस की माइनस से हो रही तो चिन्ह प्लस हो जा रहा था ना, चिन्ह आपका प्लस हो जा रहा था ना, तो ये सही सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व सही हो रहा है। इस प्रकार चेक भी करते रहते हैं। एक बार x - 25 ले लो, x - 25, ठीक है, और एक बार x - 30 ले लो इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो पहले इसको 0 मान लो, यदि x - 25 इक्वल टू 0 तो x बराबर 25। ठीक है, यदि अब देखो यदि x - 30 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो गया आपका 30। आपके दो वैल्यू यहाँ पर निकल चुके हैं। ठीक है, एक x की जगह 25, एक x की जगह 30, लेकिन यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमको दोनों वैल्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों वैल्यू को हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर एक भी इसमें माइनस नेगेटिव वाली होती तो हमारा आंसर एक पॉजिटिव वाला आंसर सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, दोनों को हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें नीचे यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, देखो पहले ऐसा सॉल्व कर लेते हैं। यदि जब पहले इसको रखता हूँ, जब x बराबर 25, जब x बराबर 25 है, x आपका क्या है, अब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि x क्या है। x आपका खिलौनों की संख्या थी। ठीक है, जब x बराबर 25 तब खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, खिलौनों की संख्या आपकी हो जाएगी बराबर 25। ठीक है ना, और
लागत 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 तब लागत निकाल दिया ना, लागत तब लागत कितनी रहेगी, लागत हो जाएगी आपकी तब लागत किसकी, तब प्रत्येक खिलौनों की लागत, सॉरी हमें ऐसे ले देना है, तब प्रत्येक खिलौनों की लागत भी निकाल दी हमको, ठीक है। प्रत्येक खिलौनों की लागत, इतना बीच में और लिख लेना, ठीक है। तब प्रत्येक खिलौनों की लागत कितनी होगी, कह रहा था 55 में से x को घटाने पर प्राप्त होती है, यानी 55 में से बर्तनों की संख्या को, सॉरी खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होती है प्रत्येक जो है खिलौनों की लागत, ठीक है। तो 55 में से क्या करेंगे, 25 को घटा देंगे, 55 माइनस 25 तो बराबर 30, यानी एक खिलौना टोटल खिलौने कितने हैं 25, और एक खिलौने में कितनी लागत लग रही है 30 रुपये, भाई इतना हमको निकालना है, ठीक है। पहली कंडीशन के अनुसार, एक्स के अनुसार, जब हम एक्स बराबर 25 मानते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हमने एक्स बराबर 25 माना तब खिलौनों की संख्या हमारी एक्स हमारी खिलौनों की संख्या थी, तो एक्स खिलौनों की संख्या 25 होगी। तब प्रत्येक मतलब एक खिलौने की लागत, प्रत्येक का मतलब एक खिलौने की लागत कितनी हो जाएगी आपकी 55 में से एक्स घटाना था, ठीक है। 55 में से आपको एक्स कम करना था, तो 55 में से एक्स मैंने कम कर दिया, तो आपको 55 में से 25 कम कर दिया, एक्स 25 है ना आपका, तो आपका 30 रुपये आ गया, आपका क्या आ गया 30 रुपये आ गया, ठीक है। तो 30 गुणा 25 करेंगे तो 750 हो जाएगा ना, तो कुल लागत 750 थी, वो क्वेश्चन में आपका सही कह रहा है, ये सही सॉल्व हो गया। लेकिन जब अब दूसरी कंडीशन आती है, जब एक्स की दूसरी वैल्यू तो है हमारे पास, जब एक्स बराबर 30 तब खिलौनों की संख्या कितनी होगी, तब खिलौनों की संख्या हो जाएगी आपकी, खिलौनों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि एक्स आपकी क्या थी, खिलौनों की संख्या मानी थी हमने, ठीक है। और प्रत्येक खिलौनों की लागत, ठीक है। लागत कितनी कैसे निकालोगे, 55 में से अब एक्स घटा दोगे, एक्स कितना है अभी हमारा एक्स 30 है, ठीक है। तो अब कितना बचेगा 25 बचेगा। अब हमारी लागत कितनी आ गई 25 रुपये एक खिलौनों की, ठीक है। देखो 25 गुणा 30 करेंगे तो 750, तो कुल लागत 750 ही रहेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ तक तो आपका बुक में सॉल्व किया हुआ था, लेकिन हमने पूरा सॉल्व इसलिए किया ताकि अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिए। अब प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है। हमको ऐसी दो संख्याएं याद करनी है, ठीक है, जिनका योग कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ले देता हूँ, क्योंकि कई बार एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इस टाइप का पूछा, ठीक है। और वह संख्याएं चेंज हो जाती हैं लेकिन टाइप यही रहता है, ठीक है। योगफल इतना होगा, गुणनफल इतना होगा, ठीक है, इस टाइप का आता है, ठीक है। अब हम क्या मानेंगे, माना पहली संख्या मानेंगे, ठीक है। संख्याएं 2 हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या रखा है मैंने, हमें लिख लो, योग कितना देखा है, योग 27 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए 182, ठीक है, 182। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। हम क्या मानेंगे, दो संख्याएं हैं ना जिनका योग 27 हो रहा है, तो हम पहली संख्या मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर कितनी है x है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तब आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी, क्या करेंगे 27 तो कुल योग है दोनों का, ठीक है। 27 में से मैं क्या करूँगा, कुल योग में से पहली संख्या घटा दूंगा, पहली संख्या कितनी है x है, तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। इतना समझ में आ रहा है ना, इतना सबको समझ में आता होगा, ठीक है। देखो योग 27 है, पहली संख्या x है, ये हमने मान ली, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल में से जितना योग है उसमें से पहली संख्या को घटा देंगे, दूसरी संख्या अपने आप निकल जाएगी। इतना समझ में सबको आ रहा होगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। अब देखो इनका गुणनफल 182 हो जा रहा है, गुणनफल कितना हो रहा है 182, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। देखो पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या 27 में x बराबर इनका गुणनफल कितना हो रहा है 182 हो रहा है। ये हमारा प्रश्नानुसार दे रखा है। अब हमारा समीकरण बन चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सरल था ये, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, x गुणा 27 से 27x, ठीक है,
एक्स गुणा माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखो हमें चाहिए प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें इसको प्लस करने के लिए इसको हमको इधर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर लेंगे तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 0, ठीक है। तो अब देखो इधर 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 आपका 182 ऑलरेडी है पहले से, प्लस का 27 एक्स इधर आया तो माइनस का 27 एक्स बनेगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर इधर इधर बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस करना होता है ना, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार लिया। अब इसको उल्टे रूप में लिख लेंगे। उल्टे रूप में कैसे लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस 27 एक्स लिखेंगे, ठीक है। एक प्लस का 182, अब चिन्ह चेंज नहीं करने, ठीक है। अब मैं इसको इधर इधर नहीं ला रहा हूँ, मैं खाली इसको उल्टा घुमा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, घुमा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको मोड़ दिया, ठीक है। देखो पहले इसको मैंने आप पहले लिख लिया, इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। मैं इसको इधर लेके नहीं आया, अगर इसको मैं इधर ले आता तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते। ये चीज़ भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले मैं इसको यहाँ इसलिए ले गया क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस पे चाहिए, ठीक है। और जब इसको मैं यहाँ ले गया तो ये अपने आप प्लस में हो गया, ये वाला प्लस वाला माइनस में हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको पहले लिख लिया, और इसको बाद में लिख लिया, बस एक ही बात है। समीकरण आपका सही रूप मिल गया आपको। अभी आपका द्विघात समीकरण बन चुका है, ठीक है। आप कैसे हल करेंगे, मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा कितने लोगों को गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने आते हैं, ठीक है। लाइक जरूर करना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर। और जिसको नहीं आता है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जाकर देखो, और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला है। मैं फिर भी यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं। गुणांक कितना है यहाँ पर, 1 है। कितने एक्स स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई है, 1 से। उसकी मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाली संख्या से। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 182। 182 एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। कितना बचा, कितना बना, 182 बना। कितना बना, 182 एकम 182। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ठीक है। ऐसे गुणनखंड करने हैं, ठीक है, जिनको जोड़ने या घटाने पर 27 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए आपका, 27 आना चाहिए, ठीक है। देखो इनको जोड़ने और घटाने में कितना आना चाहिए आपका, 27 आना चाहिए। देखो 182 18.180 होता है ना, 18.180 होता है। अगर मैं 18 में 10 जोड़ूँ तो 28, लेकिन यहाँ पे 182 लाना है ना, हमको 182 लाना है। देखो एक तो हो जाएगा 15 गुणा 12, 15 गुणा 12 भी 180 कितना होता है, 15 गुणा 12, सॉरी ये होगा नहीं। देखो पहले यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको चेक करना पड़ेगा, इसके नज़दीक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि 15 में 12 जोड़ता हूँ 27 होता है ना, तो मैं इसलिए 15 गुणा 12 चेक करूँगा खाली, ठीक है। यहाँ पर चेक कर रहा हूँ मैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 15 गुणा 12 होता है 12 60, 12 कम 12 6 18, 180 हो जा रहा है ना। देखो हम कितने नज़दीक पहुँच चुके हैं इसके, ठीक है। 15 और 12, अब हमको करना है इसके आसपास ही क्या चेंज करना है। इसको 14 कर देता हूँ, 1 घटा देता हूँ और इसको बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एक कम करा इसको मैंने, इसको 1 बढ़ाया है। अब 14 में 13 जुड़वा तो कितना होगा, 27 हो जाएगा ना। तो 14 गुणा 13 कितना होता है। इसका पहला फैक्टर तो 182 गुणा 1 ही हो रहा है ना, पहला फैक्टर तो ये हो जाएगा इसका। दूसरा फैक्टर निकालेंगे, 13 गुणा 14 चेक करेंगे, 13 को 52, 2 5 और 13 कम 13 5 18, 182 आ गया ना। तो इस प्रकार इसके नज़दीक पहुँचा जाता है, ठीक है। तो हमारा 14 गुणा 13 वाला जो फैक्टर होगा, इसका गुणनखंड होगा, वो वाला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। जिसको फैक्टर समझ में नहीं आ रहा, मैंने प्रश्न नंबर 1 में वहाँ पर बताया, ठीक है। आपको वहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहले उसके नज़दीक पहुँचो और इनको भी जोड़ते रहो, ठीक है। इन 15 12 27 होता है, 14 13 27 होता है, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसके नज़दीक पहुँचो और उसके नज़दीक पहुँच के चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। एक ऊपर नीचे करने की कोशिश करो, एक दो ऊपर नीचे करोगे तो वहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। आप इस प्रकार इसको किया जाता है। अब देखिए, तो मैं इसको अब आगे सॉल्व करूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27 को क्या लिखूँगा, 27 को मैं 14 में 13 जोड़ के 27 हो रहा है ना, तो 14 धन 13 लिख दूँगा मैं 27 को डायरेक्ट, इंटू में एक्स प्लस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो इसको खोल देंगे, माइनस की 14 गुणा प्लस 14 से, तो चिन्ह होगा 14 इंटू में एक्स, माइनस गुणा प्लस से माइनस 13 इंटू में एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अब चेक करेंगे, माइनस 13 और माइनस 14 जोड़ोगे, चिन्ह जुड़ जाएंगे, ठीक है। माइनस जुड़ जाएंगे 27 और चिन्ह आपका आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इतना यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखिए एक कॉमन इसमें से लेंगे, एक कॉमन इसमें से लेंगे, और देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर एक्स दोनों में सेम है ना, तो एक्स ही कॉमन आ सकता है। तो अंदर यहाँ बचेगा एक्स माइनस 14, ठीक है।
देखो एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर और एक्स की गुणा -14 से -14x, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी देखो, यहाँ डायरेक्ट यहाँ 13 बाहर कॉमन ले लो तो अंदर खुद ही x से -14 बचेगा। कैसे बचेगा अभी समझाता हूँ। क्योंकि 14 गुणा 13 भी हम 182 कर चुके हैं, 14 गुणा 13 182 कर चुके हैं। तो 13 गुणा की गुणा x से तो -13x और माइनस की गुणा माइनस से तो चिन्ह प्लस हो जाएगा और 13 गुणा 14 182, ठीक है। इन चिन्ह को भी आप देखते रहना, ठीक है। चिन्ह भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। एक आपका x -13 हो जाएगा और आपका एक हो जाएगा इनमें से एक x -14 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले इसको 0 मान लो। यदि x -13 इक्वल टू 0 तो x बराबर आपका 13, ठीक है। सेम यहाँ पर करेंगे। यदि x -14 इक्वल टू 0 तो x बराबर 14, ठीक है। 13 और 14 आपकी क्या आएंगी, दो संख्याएं यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। x पहली संख्या, x हमारी क्या है, पहली संख्या है, ठीक है। x हमारी पहली संख्या है तो हमारी पहली संख्या 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं है। हम ठीक उसी प्रकार लिखेंगे जब हम x बराबर 13 मान लेंगे, ठीक है। जब हम x बराबर 13 मान लेंगे, ठीक है, तब आपकी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी हो जाएगी कितनी, x। पहली संख्या कितनी आपकी x है ना, तो पहली संख्या आपकी 13 हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या का क्या करना है, 27 में से x घटाना है। दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 में से x घटा देना है, ठीक है। 27 में से x कितना भी, x अभी 13 है तो 13 को घटा दूंगा, तब दूसरी संख्या 14 निकलेगी, ठीक है। जब x बराबर 14 हो, क्योंकि x की दो वैल्यू हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर एक भी नेगेटिव होती तो हम उसको हटा देते, ठीक है। दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं, तो इसलिए x बराबर 14 मानना पड़ेगा हमको, 14 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी लेना पड़ेगा। जब x बराबर 14 तब पहली संख्या क्या होगी आपकी, तब आपकी पहली संख्या होगी बराबर 14, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 27 में से क्या करेंगे, x घटा देंगे। x कितना है, 14, तो दूसरी संख्या आप 13 हो जाएगी, ठीक है। अब पहली संख्या पहली संख्या 13 थी, दूसरी 14, बाद में दूसरी संख्या 14 होगी, पहली संख्या 14 होगी, दूसरी संख्या 13 होगी, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अभीष्ट संख्याएं 13 व 14 होंगी, ठीक है। 13 व 14 होंगी, ठीक है, जिनको जोड़ने में 27 योग हो रहा है और गुणा करने में 182 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिए, ठीक है। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, क्रमागत, अभी इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है। जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है। पहले इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पहले होता है कर्म, पहले हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि क्रमागत क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कर्मगत का मतलब होता है लगातार, ठीक है। ये थोड़ा सा बाकी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको खाली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल, लगातार कैसा पूर्णांक, धनात्मक, ठीक है। धनात्मक पूछ रहा है, कर्मगत धनात्मक पूछ रहा है ना, धनात्मक। कर्मगत का अर्थ होता है लगातार। जैसे यहाँ पर जैसे देख लो, जैसे पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होता है हमारा, एक, पहला एक है मानो, ठीक है। जैसे पहले माना एक है तो अगला वाला क्या होगा, इसका लगातार होगा, इसके बाद इसके लगातार मतलब इसमें एक में एक और जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा, 2, ठीक है। अगला 2 आ गया, फिर अगला 2 में फिर एक और जोड़ देंगे, अगला 2 में एक और जोड़ देंगे तो बराबर कितना जाएगा, 3। इस प्रकार देखो 1 2 3, एक क्या है, कर्मागत है। कर्मागत मतलब लगातार है, ठीक है। एक के बाद एक है, ठीक है। उसमें हम एक जोड़ते चले जाएंगे तो अगला निकलते जाएगा, ठीक है। अगला निकलते जाएगा। इतना वैसे को आपको समझाना था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए, ठीक है। हाँ, मैं पहला वाला मान लेता हूँ, ठीक है। माना पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक, अभी ऋणात्मक नहीं पूछा, ठीक है। ऋणात्मक होता तो -1 फिर उसमें क्या करते हैं, +1 करते, ठीक है। माना पहला कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या है,
पूर्णांक क्या मानेंगे, बराबर x मानेंगे, ठीक है। पहला हमने x मान लिया, ठीक है। तब अगला या दूसरा, ठीक है, दूसरा लिख सकते हो, अगला भी लिख सकते हो, ठीक है। तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है। ये मैंने आपको खाली समझाया था, ठीक है, ये एग्जाम्पल था, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो तब जो है अगला जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका x, उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, उसमें क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था ना, जो भी पहला होगा उसमें एक जोड़ देंगे, अगला निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी अगला होगा उसमें एक जोड़ देंगे तो अगला निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये तो इस वाले x में हम एक जोड़ देंगे तो अगला वाला निकल जाएगा, ठीक है, अगला हमारा निकल जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया ना। बस बेसिक तो ये था, ठीक है। बेसिक हमको समझना ये था कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा वाला इसका अगला जो लगातार वाला आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। इतना समझना था। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हो, अब हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है इनके वर्गों का योग, पहले इनका वर्ग कीजिए, इनका वर्ग कीजिए। वर्ग मतलब स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस, फिर बीच में योग भी कह रहा है, ठीक है, इनका योग x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 है कह रहा है। ये हमने प्रश्नानुसार लिख लिया, ठीक है। देखो प्रश्न में ये कह रहा था कि पहले धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का योग धन दूसरे धनात्मक पूर्णांक जो दूसरा जो आपका धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्ग का योग जो है 365 है। बस इतना क्वेश्चन में कह रहा है। भैया आपका बन चुका है समीकरण है, इसको अब हमको नीचे को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखो इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 1 का स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, सेम उसी रूप का, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस रूप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये हमने 4.1 में भी ये सारे फॉर्मूले यूज़ किए थे, ठीक है। वहाँ 4.1 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी b का है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा ab यानी 2 गुणा x गुणा 1, इसका मतलब ये है 2 गुणा x गुणा 1 बराबर 365। बस इतना आ गया ना, इतना समझ आपको आ गया होगा। देखो a एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, धन 2 गुणा एक्स गुणा 1, 2x एकम 2x बराबर 365। मैं थोड़ा इसको लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर आपस में जुड़ जाएंगे, कितना जगह 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बचा गया प्लस का 2x बचा, प्लस का 2x बच गया, प्लस का 1 बच गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस का 365 को मैं इधर ले आ रहा हूँ तो माइनस का 365 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इतना समझ आ रहा है ना, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 है, माइनस का 365 है तो प्लस का 1 इसमें से घट जाएगा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का 364 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ आ गया ना। अब देखो ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कट जा रहे हैं ना, तो यहाँ से 2 से हम सबको काट देंगे, ठीक है। 2 से भाग देने पर, यहाँ लिख भी लो 2 से भाग देने पर, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 2 से भाग देने पर, ठीक है, 2 से भाग देने पर, क्योंकि 2 से सारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, सारे कट रहे हैं 2 से, इसलिए 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अगर एक आदमी संख्या 2 से नहीं कटती तो हम 2 से भाग नहीं देते। 2 से भाग इसलिए दे रहे हैं ताकि और सरल हो जाए, ठीक है, ताकि ये और छोटा हो जाए। अब देखो 2 से भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 कट जाएगा तो एक्स बचेगा, ये भी 2 से कट जाएगा। देखो 2 एकम 2, 1 इधर जाएगा तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। वह इसको रख के आप हमको सॉल्व करना है, ठीक है। किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा हमको सॉल्व करेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं कितना है 1, उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, लास्ट वाली संख्या से 182 गुणा अगर आप 1 से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 182 ही आएगा, ठीक है। आप कह रहे हैं 182 ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर
एक आना चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पर देखो एक्स से गुणा कितना है, एक है, जोड़ने या घटाने पर एक आना चाहिए। जोड़ने पर तो एक हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो जोड़ने पर एक ही होता है ना, एक तो जोड़ने घटाने पर एक। अब हमको देखना पड़ेगा कि घटाने पर एक आना चाहिए, ठीक है। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में 182 गुणनखंड किए थे, 14 गुणा 13। पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्ट पिछले क्वेश्चन में हमने 14 गुणा 13 जो है इसका गुणनखंड किया था 182 का, ठीक है। 14 गुणा 13 182 होता है, ठीक है। आप मल्टीपल करके देख लेना, 14 गुणा 13 182 होता है, और मैं 14 में से 13 घटाता हूँ तो मेरा एक आ जाता है, ठीक है। ये वाला फैक्टर यहाँ पर लागू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख दूंगा 14 माइनस 13 लिख दूंगा, 14 माइनस 13 इंटू में एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर, देखो प्लस का 14, ठीक है, प्लस की गुणा प्लस से हो रही है, ठीक है। 14 इंटू में एक्स, और प्लस की गुणा माइनस से, तो माइनस 13 इंटू में एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ना। अब देखो चेक कर लेते हैं, प्लस का 14 एक्स में से माइनस का 13 एक्स जाएगा तो प्लस का एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अभी इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से एक्स और एक्स दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से मैं एक्स से बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ अंदर एक्स बच जाएगा, प्लस का 14 बच जाएगा, ठीक है। देखो एक्स गुणा एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा 14 से 14 एक्स, ठीक है। सेम चीज़ देखो यहाँ पे सिंपल से अगर माइनस 13 बाहर ले लो, अपने आप एक्स से माइनस 14 अंदर बच जाएगा अपने आप। कैसे बचेगा वो आपको बताता हूँ। देखो 13 की गुणा एक्स से 13 एक्स, और 13 की गुणा 14 से, अभी हम 13 गुणा 14 रखा है 182 हो रहा है, और माइनस की गुणा माइनस से तो प्लस, सॉरी हाँ ये प्लस है ना, ये वाला प्लस है, तो इसको हम प्लस मानना पड़ेगा। प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस, सही है ना, प्लस की गुणा माइनस से तो माइनस अपने आप हो रहा है, ठीक है। एक आपका एक्स से माइनस 13 हो जा रहा है, अब एक आपका एक्स से प्लस 14 हो रहा है इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो पहले इसको 0 मान लो, यदि एक्स से माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा ना। यदि एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 मानता हूँ तो एक्स बराबर माइनस का 14, ठीक है। अब देखो हम अब इसमें बात की गई थी धनात्मक पूर्णांक की, किसकी बात की गई थी, धनात्मक पूर्णांक की, लेकिन एक्स की जगह माइनस एक वैल्यू आ रखी -14, तो ये हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है ना, ठीक है। तो ये इसलिए एक्स बराबर 13 मानना पड़ेगा, ठीक है। हम लिखेंगे चूँकि प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक पूछा गया है इसलिए x की जगह 13 मानना पड़ेगा, इसलिए x बराबर 13 होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ऋणात्मक हमें नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, x बराबर हमें धनात्मक पूर्णांक निकालना है, तो x बराबर -14 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को हम नहीं मानेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, दोनों पॉजिटिव आ रहे थे तो दोनों को रख करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया, एक आपका नेगेटिव आ गया। जैसे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को हमने हटा दिया, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक निकालना है, तो एक्स की जगह वैल्यू कितनी होगी, 13। अब देखो अब निकालेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे अपना पहला धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे, ठीक है। अब पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना था, एक्स था ना, एक्स था, तो एक्स से कितना आ जाएगा, 13, तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, 14। तो तब दूसरा यानी अगला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक 27 में से एक्स प्लस 1, क्या है, एक्स प्लस 1 करेंगे, एक्स प्लस 1 यानी एक्स कितना है, 13 में हमने क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे 14, तो 13 और 14 देखो, तो हमारे पूर्णांक के आगे, धनात्मक पूर्णांक के आगे 13 और 14, बस ये हमको निकालना था, ठीक है। देखो इनके वर्गों का योग 365 ही होगा, इनका वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। ये भी चेक कर सकते हैं एक बार, अगर आपको शक हो रहा तो मैं चेक करा सकता हूँ। देखो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, और 14 का वर्ग होता है 196, दोनों को जोड़ेंगे 9 से 15, ठीक है। 9 से 15 5 और हासिल 1, 9 से 15 और 5 1 16 6 हासिल 1 1 2 1 3 365 हो रहा है ना। जो क्वेश्चन में करता 365 योग हो रहा है, वही यहाँ पर जो हो रहा है आपका आंसर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा ये समझा था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूरा सही सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य हमको दो भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ऊंचाई का तो हमें पता चल रहा है कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तो हमको आधार मानना पड़ेगा। हमको मानना क्या पड़ेगा, आधार। ठीक है, हमें लिखो माना। ठीक है, हमें लिख लेंगे माना समकोण त्रिभुज। ठीक है, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है, तब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तब इसकी ऊंचाई जो है हो जाएगी, ऊंचाई यानी लंब बोलते हैं। ठीक है, उसको जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कह रहा है आधार कितना है, x, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। देखो एकदम प्रश्न को समझो। ठीक है, प्रश्न को समझो और उसको लिखते जाओ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज का आधार हमने x मान लिया। इसने ऊंचाई तो हमको दी थी, ऊंचाई में कह रहा था कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमने इसलिए आधार को x मान लिया। ठीक है, इसलिए हमने आधार को x से मान लिया। तब हमारी ऊंचाई कितनी निकल गई, x में से यानी आधार में से 7 सेंटीमीटर कम करके हमारी ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, अब तथा कर्ण हमको देखा है। ठीक है, तथा कर्ण बराबर कितना देखा है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम समझते हैं समकोण त्रिभुज होता कैसे है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ मैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, मानो इस समकोण त्रिभुज कोई ABC है। ठीक है, ABC है, एग्जाम्पल समझो। अब इसका देखो, इसका आधार कितना हो गया, x सेंटीमीटर। आधार कितना हो गया, x सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब यानी ऊंचाई, और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और कर्ण हमको देखा 13 सेंटीमीटर, कर्ण की जगह दे दिए हम 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ऊंचाई कितना है, x माइनस 7। ऊंचाई जो है x माइनस 7, ये जो आपका लंब ऊंचाई यानी लंब कितना है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। देखो अब इसमें आपका आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 8 में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में पाइथागोरस प्रमेय, कक्षा 9th में भी आपने पढ़ी होगी, प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर। ठीक है, धन लंब का स्क्वायर, ये कहता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो कर्ण का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर कितना आपका, कर्ण कितना है 13, यानी 13 का स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, तभी आपका समीकरण बनेगा। ठीक है, जब आप इस प्रमेय को यहाँ पर लगाओगे, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना आपका x का स्क्वायर, धन लंब कितना आपका x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169। ठीक है, 13 का वर्ग 169 होता है, x का वर्ग आपका x स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के रूप का है ना, तो a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर होता है, और माइनस का होता है, माइनस का 2ab होता है। ठीक है, माइनस का 2ab होता है। ठीक है, थोड़ा इसको लंबा करके चलेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। देखो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी प्लस b कितना आपका 7 का स्क्वायर, माइनस 2ab यानी माइनस 2 गुणा a कितना आपका x गुणा b कितना 7। बस इतना आपको समझना है। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो आपका ये हो गया 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस ये x का होल स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 होएगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा माइनस 7 दूना 14 और इंटू में x। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं उल्टे रूप में लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, पहले इनको जोड़ लो, x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है,
प्लस का 49 हो गया, माइनस का 14x हो गया। ठीक है, देखो इसको मैं उल्टे रूप में, इसको मैंने घुमा दिया। ठीक है, इसको मैं इधर लेके नहीं आया, याद रखना। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लाता तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं ना। हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी प्लस में है, तो हम तो इसको इधर लाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने क्या करा, इसको खाली रोटेट कर दिया, खाली घुमा दिया। ठीक है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, हमारा द्विघात समीकरण सही हो गया यहाँ पर। अब देखिए 169 प्लस का इधर लेके आएंगे 2x स्क्वायर, अब ये माइनस वाला रख लो, पहले माइनस 14x। ठीक है, पहले माइनस वाला रख लो, अब प्लस का 49। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 169 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169, प्लस का 49 इसमें से चले जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का कितना बचेगा 49 69 120 बचेगा। कितना बचेगा 120 इक्वल टू 0। ठीक है, 120 बचेगा ना, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो ये भी 2 से कैंसिल हो रहे हैं, सारी संख्याएं 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारा और सरल हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 से भाग देने पर। जब भाग 2 से दिया था दोनों पक्ष में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ भी भाग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से भाग देंगे 2 से तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 0, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब भी 2 से भाग देंगे तो दोनों पक्ष में देते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना, एक ही पक्ष में देते हैं, दोनों पक्ष में देते हैं। तो यहाँ पर 0 बटे 2 करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग दो तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ 2 से भाग से 2, 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ 2 से भाग दो, 60 दूना 120 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, अब क्या सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लास्ट वाली संख्या से 60, कितना हो गया 60 कम 60। तो अब 60 क्या करेंगे, फैक्टर। 60 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको जोड़ने या घटाने में 7 आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है। अगर 12 में 5 घटाऊँ, 12 में 5 जोड़ूँ 17, 12 में 5 घटाऊँ 7 आ जाएगा। बहुत ही सरल था ये। ठीक है, देखो अब एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 5, 7 को क्या लिख सकता हूँ मैं 12 माइनस 5। ठीक है, 12 से पहले माइनस था। ठीक है, और इंटू में एक्स है, इंटू में एक्स ला दूंगा, माइनस का 60 इक्वल टू 0। इतना समझ आया ना। अब देखिए एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का 12x हो गया, माइनस का 12 इंटू एक्स, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। अब देखिए एक कॉमन इसमें से लेंगे, एक कॉमन इसमें से लेंगे, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। ठीक है, देखो यहाँ पर x और x सेम है, बाकी संख्याएं तो है नहीं, तो खाली x कॉमन आ सकता है, बचेगा अंदर x, यहाँ से यहाँ बचेगा माइनस का 12। यहाँ सीधी सी बात है, बाहर से 5 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर बच जाएगा आपका प्लस का 5 कॉमन ले लो, अंदर आपका बच जाएगा x और माइनस का बच जाएगा 12। कैसे बचेगा, क्योंकि अभी हम 12 पंचे 60 होता है। ठीक है, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस यहाँ पर हो गया। ठीक है, इतना अब आपको समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, अब एक बार x प्लस 5 लेंगे, x प्लस 5 और एक इसको ले लेंगे, इनमें से एक ले लेंगे। ठीक है, x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का 5। ठीक है, यदि x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12। ठीक है, दो वैल्यू निकल गई, एक माइनस का 5, एक माइनस का 12। अब हमको देखना पड़ेगा, कभी भी लंबाई जो है त्रिभुज की, कभी लंबाई, ठीक है, यहाँ पर जो है त्रिभुज की माप है ना, अलग अलग इनकी माप है ना, माप जो है कभी माइनस में नहीं हो सकती। कभी आपने नहीं सुना होगा कि माप जो है माइनस में होती है ना, तो हमें लिख लो, ये भी लिख लो। ठीक है, चूँकि जो है तो क्वेश्चन कह रहा है, चूँकि माप, ये माप है। ठीक है, ये है क्या, माप। चूँकि माप ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, हमें रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अतः x बराबर क्या माना जाएगा, x बराबर 12 वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, x बराबर क्या माना जाएगा, आपका 12 माना जाएगा, क्योंकि माप जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x बराबर 12 वाली वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, x बराबर 12 मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर कितना मानना पड़ेगा हमको, अब x बराबर हमको मानना पड़ेगा 12। ठीक है, x बराबर हमने 12 मान लिया। ठीक है,
ये क्या था, एक्स क्या था आपका, आधार था ना, तब आपका निकल गया आधार, तब आपका क्या निकल चुका है, आधार कितना है, एक्स यानी 12 सेंटीमीटर आपका आधार निकल गया है। अब हमको एक चीज़ और निकालनी है, ऊंचाई। हमको एक चीज़ क्या निकालनी है, ऊंचाई कितनी है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी। आधार कितना था, एक्स कितना है, 12 से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी 12 में से 7 कर देंगे, घटा देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण हमारे पास एक्चुअली पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा आधार निकल चुका है, ठीक है, और ये हमारा ऊंचाई निकल चुका है, ठीक है। ये हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख ही लो, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने में मज़ा भी आ रहा है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 यानी 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो क्वेश्चन पढ़िए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यहाँ पर मतलब एक दुगने से 3 अधिक क्या है, बर्तनों की निर्माण लागत, ठीक है, ये निर्माण लागत है, ठीक है। बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या कीजिए। देखो यहाँ प्रत्येक नग का अर्थ होता है कि एक बर्तन की लागत, नग का मतलब एक बर्तन की संख्या से है, ठीक है। नग का मतलब है एक बर्तन की लागत हमको निकालनी है, और हमको निकालनी है बर्तनों की संख्या। देखो अब हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, सिंपल सा है, मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या, ठीक है, माना बर्तनों, देखो क्वेश्चन लंबा है लेकिन आंसर बहुत सरल है, ठीक है। माना बर्तनों की संख्या, ये वाला क्वेश्चन हम वहाँ पर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जांपल था ना, वहाँ पर सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, खाली संख्या ही चेंज हो रही है, वहाँ की टाइप वही है, ठीक है। माना बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है, एक्स है, ठीक है। तब नग का मतलब होता है एक बर्तन की संख्या से, ठीक है। नग का मतलब एक बर्तन, ठीक है। नग का मतलब एक नग, 2 नग बोलते हैं ना, एक नग मतलब एक बर्तन की संख्या से है, ठीक है। तो नग की लागत, तब नग की लागत निकालेंगे। लागत कैसे निकालेंगे, वो हमको प्रश्न में दे रखी है। देखो प्रश्न एक बार आप गौर से देखना, प्रश्न में दे रखी है कि बर्तनों की, देखो यहाँ पर देखो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है। देखो क्वेश्चन पढ़ना, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, यानी उस दिन जितने भी बर्तन निर्माण होते, कितने निर्माण होते, एक्स, ठीक है, एक्स, इसके दुगने यानी 2, इसका दुगने से 3 अधिक यानी +3 अधिक। बस ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये आप क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन पढ़ो उसको, ठीक है, और ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो कह रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक्स गुणा 2 से 2x धन 3, ठीक है। इतना रुपया, इतने रुपये क्या जाएगी आपकी लागत आ जाएगी, ठीक है, प्रत्येक एक नग की, ठीक है, एक बर्तन की लागत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि उस दिन जो है प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक। बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। आप क्या निकाल लेंगे, देखो ये आपकी बर्तन की संख्या है, ये आपकी एक बर्तन की लागत रुपया है ना, एक बर्तन की लागत है, ठीक है। तो कुल लागत निकालेंगे, कुल लागत कितनी होगी, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x गुणा 2x, ठीक है। बर्तन की संख्या गुणा नग की लागत बराबर कितने, क्या निकल जाएगा आपका, कुल लागत निकल जाएगा ना, कुल लागत निकल जाएगा। लेकिन प्रश्नानुसार कुल लागत 90 रुपये थी कह रहा है, लेकिन प्रश्न में हमको कुल लागत 90 रुपये दे रखी है, ठीक है, 90 रुपये थी। अतः क्या हो जाएगा, x × 2x धन 3 बराबर 90 रुपये हो जाएगी। बस ये बन गया आपका समीकरण। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ आपको सॉल्व समझ में आ गया ना, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमको बर्तनों की संख्या निकालनी है, उसको हमने x से मान लिया, और नग की लागत प्रश्न में दे रखी है, प्रश्न में देखिए कि प्रत्येक नग की लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, हमने बर्तनों की संख्या x का दुगुना 2x धन 3 अधिक होगी, हो गया ना। अब कुल लागत निकालेंगे, बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन की लागत, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रश्न साहब कुल लागत 90 रुपये हमको दे भी रखी है,
तो हमने इसकी जगह इसको गुणा करके बराबर 90 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा समीकरण बनना स्टार्ट हो गया। अब देखिए एक्स की गुणा 2x से 2x स्क्वायर, एक्स गुणा +3 से +3x और x बराबर 90, ठीक है। इतना आ गया ना। अब इस 90 को इधर ले आई, 2x स्क्वायर +3x माइनस का 90, प्लस का था ना, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये बन गया आपका। तो 2 से कैंसिल हो रहा है, वही 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 2 से कैंसिल नहीं हो जाएगा ना, तो हमको ये इतना ही द्विघात समीकरण मानना पड़ेगा। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। आप किससे हल करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। जैसे हम पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा। देखो मैंने समझाया था कि x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, उसी गुणा कैसे करते हैं लास्ट वाली संख्या से, यानी 2 की गुणा कैसे करेंगे, लास्ट संख्या कितनी है 90, उससे करेंगे। 90 दूना कितना होगा 180। आप क्या करेंगे 180 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने के बाद 3 आना चाहिए। देखो पहला फैक्टर आपका होगा 180 गुणा 1, दूसरा आपका होगा 90 गुणा 2, 90 दूना 180, 180 कम 180। इसी प्रकार एक ऐसा फैक्टर हमको चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने के बाद 3 आना चाहिए। देखो एक फैक्टर होगा 15 गुणा 12, ठीक है, 15 गुणा 12। देखो 15 गुणा 12 करोगे तो आपका 180 होता है, 15 दशमलव 150 और 15 दूना 30, 150 और 30 हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। तो 15 में अगर मैं 12 जोड़ता हूँ 27 होता है, 15 में 12 घटाता हूँ 3 आता है, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। बस इतना सा देखना है, ठीक है। अब इसको रख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3 को मैं लिखता हूँ 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 इंटू में x माइनस का 90 इक्वल टू 0। बस इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 15 इंटू एक्स, 15x हो जाएगा, प्लस के बाद माइनस से तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू एक्स माइनस का 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आप आगे देखेंगे, आगे कर रहा है, देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे, एक कॉमन स्पेस लेंगे, एक कॉमन स्पेस लेंगे। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 इसमें 15 से 2 कॉमन नहीं आ सकता ना, तो खाली x से कॉमन लेना पड़ेगा, खाली मुझे x से कॉमन लेना, क्योंकि x दोनों में सेम है, तो खाली 2x अंदर बचेगा, ठीक है। 2x गुणा x से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का यहाँ कितना बचेगा 15, ठीक है। अब ये सेम चीज़ हमको यहाँ भी लानी है। यहाँ लाने के लिए सिंपल सा है, बाहर क्या क्या करो, देखो अंदर 2 कॉमन आना चाहिए, तो ये 12 में से 2 अगर अंदर कॉमन आना चाहिए तो बाहर कितना बचेगा 6, 6 दूना 12 ना, तो साथ में x 2x और प्लस का कितना बचेगा 15 इक्वल टू 0, क्योंकि 15 छक्के 90 होता है, 15 छक्के 90 और माइनस के गुणा प्लस से चिन्ह हो जाएगा माइनस। इस चिन्ह भी देखते रहना, ठीक है। अब देखिए एक आपका x से माइनस 6 हो गया, और अब एक इन दोनों में से हो जाएगा 2x धन 15 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ आ गया ना। यदि अब पहले इसको 0 मान लो, यदि x से माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर 6, यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो 2x से बराबर माइनस का 15, ठीक है। तो 2x बराबर आपका x बराबर आपका कितना हो जाएगा -15/2। ये आपकी x की वैल्यू निकल गई ना। परंतु यहाँ पर लिखोगे, परंतु देखो हमारी x से है क्या, हम फिर x से हमारी बर्तनों की संख्या है ना, लेकिन बर्तनों कभी भी बर्तनों की संख्या जो है, कभी भी नंबर जो है किसी की काउंटिंग जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि मेरे हाथ में -1 पेन है, 1 पेन है, ऐसा नहीं कह सकते ना, ऐसा तो ना कह सकते। परंतु बर्तनों की संख्या लिखो यहाँ पर, परंतु बर्तनों की संख्या ऋणात्मक व भिन्नात्मक भी है, ठीक है। भिन्नात्मक भी लिख दो, वो भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती। ये हमारा रीजन है, ये हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कारण है, क्यों, ठीक है। तब x बराबर हमारा 6 माना जाएगा, तब हमारा x बराबर 6 की वैल्यू यहाँ पर मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे पास जैसे एक पेन है, तो ये पेन न तो माइनस में हो सकती है, न ही पेन आधी हो सकती है, ठीक है। भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती, यहाँ पर आधी है 15/2 है, और नहीं ऋणात्मक हो सकती है, तो ये एक क्या एक पूर्ण होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है। इतना आपको समझना है। अब देखिए x बराबर 6, तब x क्या है आपकी, x आपकी बर्तनों की संख्या, ठीक है। तब बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या आपकी हो जाएगी बराबर 6,
और देखो नग की लागत निकालनी है। नग मतलब प्रत्येक बर्तन की लागत, नग मतलब प्रत्येक बर्तन की लागत, ठीक है। नग, नग को हो या प्रत्येक बर्तन की लागत को, ठीक है। नग की लागत बराबर हो जाएगा आपका, देखिए कैसे निकालेंगे। बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी कितनी है, 2x धन 3 थी ना, 2x धन 3 थी, इसको मैंने यहाँ लिख लिया 2x धन 3, यानी x हमारे 6 है, तो 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 6 धन 3, तो 2 छक्के 12 धन 3 बराबर 15 रुपये। तो प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी होगी, 15 रुपये, और बर्तनों की संख्या कितनी निकलेगी, 6, ठीक है। 15 छक्के 90, और देखो अब आपस में गुणा हो गया, 15 छक्के 90, और कुल लागत कितनी थी, 90 रुपये थी, कुल लागत 90 रुपये थी, और 15 छक्के 90 आपकी कुल लागत यहाँ पर निकल चुकी है। तो क्वेश्चन आपका सही सॉल्व हो चुका है, ठीक है। और ये जो प्रश्नावली है ये हमारी एंड हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगली क्लास में नई प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।